हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आज हिस्ट्री चैप्टर 4 वैदिक पीरियड। अब तक हमने देखा था कि कैसे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा पीक पे आया और फिर डिक्लाइन हो गया था, एंड उसी के साइमल्टेनियस कल्चर्स में हमारे यहाँ पे धीरे धीरे कैसे दूसरे रीजनल कल्चर्स चल रहे थे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, जो हमने थर्ड चैप्टर में देखा था। चालकोलिथिक एज आ गया था, कॉपर का यूजेज हमने स्टार्ट कर लिया था, एंड कैसे वो धीरे धीरे हर जगह पे जैसे लोग फैलते जा रहे थे, हड़प्पन पीपल भी जो स्प्रेड आउट हो रहे थे इंडिया में अलग अलग जगहों पे, ये इंटरेक्शन के बीच से कैसे रीजनल कल्चर्स आए थे अलग अलग, एंड कैसे हमारे यहाँ पे चेंजेस आए थे कल्चर के अंदर। नाउ उसी तरह से एक ट्राइब है आर्यंस करके। आर्यंस जाति एक है पूरी, जो एक पूरा अपना एक न्यू सेट ऑफ कल्चर लेके आई इंडिया में, एंड वही कल्चर से आगे जाके हमारे यहाँ पे हिंदुज्म फॉर्म होता है। एंड ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा लंबा चलने वाला कल्चर था आर्यंस ने जो चलाया था, दैट इज वैदिक पीरियड, जिसे हिस्ट्री में हम वैदिक पीरियड कहते हैं। ओके, उसी के बारे में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। ओके, वैदिक कल्चर, Vedic literature, linguistics, and archaeology. It is now confirmed by research of many years that Harappan civilization was not destroyed by foreign invaders, but it declined because of various factors like natural calamities and the deterioration of environment. There are multiple unanswered questions such as who were the Aryans? Did they arrive in India from a distant place, or were they natives of India? Which are the archaeological sites where the remains of their culture was found, how to identify those remains, etc. Most of the information about their culture is derived from the Vedic literature. This literature is fundamentally in the form of a faith systems of Vedic tribes and eulogies of their deities. Now, पहले ही इंट्रोडक्शन में बहुत ही प्यारा उन्होंने बहुत अच्छा समराइज कर दिया पूरे टॉपिक को कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। उन्होंने पहले तो बता दिया कि सिंस हम खुद कंफ्यूज थे हमारे हिस्ट्री के बारे में कि कहां से आए आर्यंस, कौन थे आर्यंस, ये सारा, बट एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसी फॉरेन इन्वेडर्स ने तबाह नहीं किया था। ऐसी एक थियरी थी, ये अब बात उन्होंने पहली लाइन में कंफर्म इसलिए की है क्योंकि ऐसी एक थियरी थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसको डिस्ट्रॉय करने वाला आर्यन सिविलाइजेशन था। ओके, लेकिन अब एक अलग ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके तरफ। ऐसा भी माना जाता है कि शायद लेट हड़प्पन्स जो थे वही लोग वैदिक पीपल बन गए, वही लोग आर्यंस कहे जाने लग गए बाद में। एक थियरी है। एक थियरी है कि नहीं, उनके साथ दूसरी एक ट्राइब जो आज की तारीख में ईरान इराक जो जगह पड़ती है उस साइड से जो एक ट्राइब आई थी हमारे यहाँ पे, वो मिक्स होके आर्यन ट्राइब बन गई। तो ये बहुत वेरियस थियरीज है जो अब तक एक्चुअली कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक थियरी नहीं है, मल्टीपल थियरी। किसी का कहना है कि ऐसा हुआ होगा, किसी का कहना है ऐसा किया होगा। तो जनरल वे में हमने मान लिया है कि जो आज की तारीख का ईरान अफगानिस्तान जो एरिया पड़ता है, सेंट्रल एशिया जो पड़ता है, उस तरफ उस साइड में ये एक ट्राइब थी जो अपने आप को आर्या ट्राइब कहती थी। आर्या का मतलब होता है सबसे सबसे ऊपर में, सबसे प्राइम में, सबसे बेटर वे में, सबसे टॉप पे है वो आर्या, खुद को आर्यास कहे जाने वाले वो ट्राइब थी। हमने आज ये थियरी मान ली है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि ये खुद को एक आर्या कहने वाली ट्राइब थी जो अपने आप को सबसे बेटर समझती थी, और वो बेटर थी भी बहुत सारे वेज में, वो हम देखेंगे। उन्होंने कितनी सारी अलग अलग चीजें हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, एंड वही जाके आगे आगे यहाँ के कल्चर्स में मिक्स्ड होके पॉपुलर होके डोमिनेटिंग बन गई, वही डोमिनेटिंग हो गई कि उनकी स्टाइल ऑफ वे जो था, उनका रहने सहने का जो तरीका था, वही फॉलो होने लग गया हर तरह से। एंड उसी में से हिंदुइज्म एक पूरा हमारा एक रिलीजन बन गया इंडिया का। वो इसके अंदर हम एक थोड़ा सा उसका देखेंगे। ये भी एक थियरी है कि आर्यंस लोग वो लोग हैं जो यहीं पे पहले से जो थे, जो इंडिया के नेटिव्स थे, ऐसा भी माना जाता है। ऐसी भी एक थियरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब इतनी पावरफुल थियरी नहीं है। ओके, ओरिजिनल इंडियन पीपल आर नोन एज द्रविडियंस, जो साउथ साइड में है। ओके, ये एक पूरा एक ओवरऑल बेस है चैप्टर का।
हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है अभी? सो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है बिकॉज हमारे पास वैदिक लिटरेचर है। इन्होंने जो लिटरेचर यानी उन्होंने जो लिखा हुआ था, इन्होंने जो लिख के गए हैं हजारों साल पहले की चीजें, वो हमारे पास है। और वो स्क्रिप्ट है हमारी, कौन सी स्क्रिप्ट है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट है। सो ये सारा जो ट्रेसेस है, इसके थ्रू, इसके रिसर्च के थ्रू हमने ये पता लगाया है कि ओके, ये एक ट्राइब थी जो आई थी, जो अपने ये तरीके लेके आई थी और जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ओके, इनकी ये सारी हमें इंफॉर्मेशन लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर से मिलती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Mention of the material culture occurs in the Vedic literature as an unintended aspect. Also, there are references to God Indra's victories over their enemies. It was attempted to find answers to above questions. On the basis of these details, there are various opinions about the chronology of Vedic culture. However, there is a general agreement that Vedic people composed Rig Veda इन इंडिया अराउंड 1500 बिफोर कॉमन ईरा। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है एंड लोगों का अलग अलग मानना है कि नहीं, वैदिक टाइम अलग समय पे था। कोई लोग कहता है कि वो 6000 बिफोर कॉमन ईरा में था। जैसे लोकमान्य तिलक जी का ये कहना था, लोकमान्य तिलक ने भी इसके ऊपर काफी रिसर्च की थी, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि उनका मानना था कि ये आर्टिक रीजन जो है, जब हमारे पे आइस एज, लास्ट आइस एज चल रहा था, उसके बाद का ये बता रहे हैं कि तभी आर्टिक रीजन से जो लोग यहाँ पे बसे थे, इंडिया की तरफ आए थे, वही आर्यंस है। सो ये उन्होंने एक थियरी पूरी लगाई हुई है लोकमान्य तिलक जी ने। तो ये डिफरेंट थियरीज है, लेकिन एक इन जनरल इन्होंने भी लिखा हुआ है। इन जनरल हम मान लेते हैं आज की तारीख में कि जो 1500 बिफोर कॉमन इरा से जो टाइम है, वहां से वैदिक कल्चर हमारे यहाँ पे आता है, वहां से ये सारा हमारे यहाँ पे इंडिया में कल्चर चेंज आ जाता है। ओके, इनके राइटिंग्स में हमें इंद्र, जो हम भगवानों के गॉड ऑफ गॉड्स जिसे हम कहते हैं, स्वर्ग के मालिक भी उन्हें कहा जाता है कि स्वर्ग की कुर्सी पे बैठने वाले अगर कोई है तो वो इंद्र बैठते हैं, ऐसा हमारा ये मानना है। तो ये भी उनके लिटरेचर में रेफरेंस है कि इंद्र ने अपने दुश्मनों को हरा दिया। ये सारी स्टोरीज हमें, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमें इनकी राइटिंग्स में मिलती है एंड वो लोग इंद्र को पूजते थे। ये सारी चीजें हमें उस मटेरियल, उस लिटरेचर से मिलती है। ओके, एंड मटेरियल कल्चर यानी कि हमें एक्चुअल के लाइक उन्होंने फिगरिंग्स बनाए हुए हैं इंद्र गॉड के, ये सारी चीजें हमें मिलती है जो हमें बताता है उस कल्चर के बारे में। However, Lokmanya Tilak calculated this date as 6000 before Common Era, according on the basis of astronomical events. He was also of the opinion that the original home of Aryans was in the Arctic region. So मैंने आपको ऑलरेडी बताया जैसे कि लोकमान्य तिलक का मानना था कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बेसिस पे, यानी कि जो हम तारों की स्टडी करते हैं, ग्रहों की स्टडी करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जब आपकी बर्थ हुई थी तब ग्रहों की पोजीशंस क्या थी, सो उसको हम उस बेसिस पे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, तो लोकमान्य तिलक ने उस बेसिस पे कैलकुलेट किया कि ये जो वैदिक पीरियड है वो 6000 बिफोर कॉमन ईरा था, ऐसा उनका मानना था। उस बेसिस पे उन्होंने ये किताब भी एक लिखी थी, आर्टिक रीजन के रहवासी आर्यंस है करके, और वो लोग ही हमारे यहाँ पे आए थे, ऐसा उन्होंने इस बेसिस पे रिसर्च की थी और उनका वैसा ओपिनियन था। दिस डिबेट बिगेन इन 16th सेंचुरी। टिल देन द कंसेप्ट ऑफ आर्यन वाज नॉट नोन। अब ये सब स्टार्ट कब हुआ? ये सब 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, यानी 1700s का जो टाइम था हमारे यहाँ पे, तब ये सब स्टार्ट हुआ। जब ब्रिटिश लोग भी यहाँ पे थे तभी ये सब स्टार्ट हुआ कि ये आर्यन कंसेप्ट, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो हमने पहले की 10th में ही देख लिया था कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी उन्होंने आज की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हमारे, वो ढूंढ निकाले, वो सारे उन्होंने एक्सकेवेशंस चालू कर दिए थे। तो तभी उनको ये सारी चीजें मिल रही थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन मिल रहा था, अलग अलग पॉटरी स्पॉट्स अलग अलग मिल रहे थे उनको, अलग अलग कल्चर के कुछ ना कुछ चीजें मिल रही थी, बोन स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे, ये सारे फॉसिल्स मिल रहे थे, बुक्स मिल रही थी, ये सारी चीजें उन्हें मिल रही थी, जिसके बेसिस पे ये पूरा
फॉर्मेटिंग चालू हो गया कि ओके इसका पीरियड ये है, ओके दिस इज 2000 years back, okay this is 4000 years back. So ये सब तब से स्टार्ट हुआ एंड 16th सेंचुरी में पहली बार आर्यन वर्ड का एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ और तब से वो अब तक चला आ रहा है. इन द 16th सेंचुरी यूरोपियन अकेडमिक्स यानी कि यही ब्रिटिशर्स ही थे मोस्टली, became aware of the similarities between the Sanskrit and the Latin Greek languages. It resulted into notion of the Indo-European language family, which gave a momentum to search of a mother language. So अब ये क्या हो रहा है, जब रिसर्च स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ पे अब तक तो लाइक 1700 तक तो ये क्लियर हो चुका था कि संस्कृत से हमने हिंदी मराठी ये सब उसी से डिराइव की हुई लैंग्वेज है, राइट. मेन हिंदी का सोच सारा संस्कृत है, राइट. सो वैसे ही हमने ये जब यूरोपियंस ने ये देखा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि देयर आर सम वर्ड्स जिसकी लिंक उनके यहाँ की जो भाषा है उनके वर्ड्स की लिंक लैटिन ग्रीक वर्ड्स का लिंक संस्कृत से है. सो ये सिमिलैरिटीज उन्होंने देखी एंड उस बेसिस पे एक ये क्वेश्चन आ गया कि अगर ये लिंक उधर है तो इसका मतलब एक कोई मदर लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें से ये लैंग्वेजेस निकली है. एक मदर मतलब एक मेन उससे ऊपर एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें से ये स्प्लिट अप होके बना हुआ है. सो संस्कृत लैंग्वेज से जब लिंक हुआ था लैटिन ग्रीक वर्ड्स का एंड हिंदी वर्ड्स का, तो एक ये उन्होंने खोज करने के चक्कर में चालू कर दिया था. ओके, मदर लैंग्वेज फ्रॉम विच डेवलप द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इट फर्दर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स known as philology. Philology is a discipline which traces the etymological history and meaning of the words. Now, इसी के साथ एक और चीज क्या होगी, जैसे ही ये चीज हुई तो एक नई रिसर्च, एक नई डिसिप्लिन स्टार्ट हो गई, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, रिसर्च फील्ड स्टार्ट हो गया जिसे फिलोलॉजी कहा जाता है. फिलोलॉजी में हम अलग अलग वर्ड्स कहां से आए, कैसे बने, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके कैसे क्या रहे होंगे, उनकी स्पेलिंग, उनका कैसा एटमोलॉजी कहा जाता है उस चीज को, ये सारी चीज कैसे हुई, उसकी मीनिंग किसने बनाए, ये सारा चीज हमने एक स्टडी बना दिया उसको. जैसे साइंस एक डिसिप्लिन है, हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, वैसे फिलोलॉजी एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम लैंग्वेज की स्टडीज करते हैं, लैंग्वेज के वर्ड्स, पुराने वर्ड्स की ट्रेस बैक करते हैं कि इसका रूट वर्ड क्या है. तो ये एक नया डिसिप्लिन स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद से. एंड इंडो यूरोपियन इंडिया को इंडो कहा गया. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक मदर लैंग्वेज है, ऐसा एक थियरी स्टार्ट हो गया. At about the same time, European scholars had also developed interest in ancient Indian literature. As a result of this interest, Asiatic Society of Bengal was established by Sir William Jones in 1784. This period saw the beginning of compiling and translating Sanskrit text in European languages. Also, systematic research in the field of Vedic literature and archaeological cultures had gained academic importance. So, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वो ब्रिटिश ईरा था, तो ब्रिटिश ईरा जब यहाँ पे ब्रिटिश ईरा चल रहा था तब ब्रिटिशर्स लोग ने यहाँ पे आके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अगर आपको याद होगा हमने 10th के हिस्ट्री में पढ़ा था ये बात, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उन्होंने यहाँ पे फॉर्म की थी एंड बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. तो सर विलियम जोन्स ने ये स्टार्ट किया था. वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, हमने 10th में पढ़ा था. तो तब क्या स्टार्ट हो गया, देखो 1784 में, उसके बाद से क्या स्टार्ट, दैट इज 16th सेंचुरी, क्या स्टार्ट हो गया, संस्कृत टेक्स्ट जितने मिल रहे थे, वेद जितने अलग अलग वेदास हैं हमारे वो मिल रहे हैं, अलग अलग जितने भी हमें लिटरेचर मिल रहे हैं उसका वो लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं इनटू इंग्लिश, इनटू मोर कॉमन लैंग्वेज. उनके लिए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश थी ताकि वो पूरे वर्ल्ड को बता सके कि यहां हमें क्या मिला हुआ है. सो यू नीड टू नो कि वो लोग बहुत ही क्यूरियस पीपल थे. वो देवर रिसर्च करना, चीजें पता लगाना, उसके ट्रेसेस, हिस्ट्री फाइंड करना, ये सब में बहुत बिलीव करते थे ये लोग. इसीलिए ये लोग एक्चुअली डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं हमसे. ओके, सो ये चीजें वो करते थे एंड उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया. और ये वही वक्त है जब वैदिक लिटरेचर यानी यही वेदा, ऋग्वेदा, याजुर्वेदा, जितने भी अलग अलग, और सामवेदा एंड ये जितने हैं उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया था. ओके, लेट्स सी अहेड. On the basis of the research in these two fields, notions like the authors of Vedic civilization came from the West. They brought the knowledge of horses, speedy chariots,
having spoked wheels as well as the science of mounted archery got deeply rooted among academics. In brief, it was believed that the techniques of Vedic warfare was superior to that of the Harappans who stayed in the fortified cities. Also, it was supposed that Harappans were the enemies of Vedic people mentioned as Dasyu in the Vedic literature. So now, जैसे ही इस फील्ड में रिसर्च स्टार्ट हुआ, जैसे ही उन्होंने लैंग्वेजेस के अंदर एंड ये सारे ट्रेसेस संस्कृत का ये टेक्स्ट के अंदर इन्होंने जब रिसर्च चल रहा था इनका, इनको ये सामने आता है कि ये एक सिविलाइजेशन था जो हॉर्सेस का नॉलेज जानता था, घोड़ों का नॉलेज बहुत था उन्हें, वो घोड़ों को कंट्रोल करते थे, उनके पास स्पीडी चैरियट्स थे, घोड़ा गाड़ी जो एकदम जो वॉर में चलाते हैं, जो हमने महाभारत वगैरह में हम सुनते हैं, वो देखे वैसी वाली चीजें जो है वो सारा इनके पास नॉलेज काफी था। माउंटेड आर्चरी यानी कि उसके ऊपर बैठ के वो आर्चरी करना जानते थे। ये सारी चीजें इसके अंदर हमें मिली एंड ये हमें ये बताता है कि हड़प्पन पीपल जो थे, जो अपने पूरे सिटी को फोर्टिफिकेशन यानी फोर्ट बना के, वॉल से फोर्ट बना के अपने प्रोटेक्टेड रहते थे, उस तरह से रहना पसंद करते थे, ये उससे काफी अलग है। ये लोग वॉरफेयर अलग तरीके से करते हैं, वैदिक पीपल, ये चीज पहले तो क्लियर होती है। एंड एक थियरी कहती है कि हड़प्पन्स इनके शायद एनिमीज थे और इसीलिए उनको एक वर्ड बार बार यूज होता है जो हमने ट्रांसलेट करके रिसर्च करके पता लगा है कि ये एनिमी के लिए वर्ड यूज हुआ है, दास्यु करके। सो अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वर्ड, ये संस्कृत वर्ड जो हमें वैदिक लिटरेचर में मिला है, जिसका मीनिंग एनिमी को दर्शाने के लिए होता है। ओके, लेट्स रीड अहेड। द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हैज नाउ प्रूव्ड, अब प्रूव हो गया है क्या, दैट द ओरिजिन, स्प्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टुक place mainly in some parts of Afghanistan, Balochistan and Iran, as well as in Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से पता पड़ गया है कि जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारी जगहों पे स्टार्ट, स्प्रेड और डिक्लाइन हुआ था। द जियोग्राफिकल रीजन डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर कंकर्स विद इट। तो ये हम कैसे पता पड़ा, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात होती है वो सारी यही रीजन्स की है। कौन सी रीजन्स की है? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, पंजाब, हरियाणा, तो यही रीजन का उसमें भी उल्लेख है, उसका उन्होंने वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए ये बात आज प्रूव हो जाती है। However, there is no agreement among the scholars about the chronology of the Vedic Aryans. लेकिन वैदिक आर्यंस की क्रोनोलॉजी ठीक से नहीं है कि ये उसके पहले से थे या उसके बाद आने वाले लोग हैं उस जगह पे, या क्या है, कौन से कहीं पे कैसे बैठ रहा है वो एग्जैक्टली। Therefore, in spite of number of academic declarations, nothing conclusive can be said about the interrelation between the Vedic and the Harappan cultures. इसीलिए इतने सारे रिसर्च के बावजूद भी हम ठीक से नहीं कह सकते हैं कि इनके रिलेशन कैसे थे। क्या ये एक ही लोग थे? क्या उन्हीं में से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन हो रही थी वो अपने आप को आर्यंस कहने लग गई? क्या ये कोई और लोग थे जो इनके साथ दुश्मन थे और उन्होंने उनको हरा दिया और उनके ओवरटेक करके बाद में वही आगे हर जगह पे इंडिया में स्प्रेड हुए थे, करंट इंडिया में स्प्रेड हुए थे? सो ये बहुत सारी थियरीज है जिसके ऊपर हम अभी तक बहुत रिसर्च बाकी है। ओके, chronologically mature Harappan, that is the urban Harappan phase was earlier. तो एक अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज अभी तक जाए, जो जो हमें चीजें मिली है उसके ऊपर से जो डेटिंग हमने किया हुआ है कि ये कौन से डेट, ये कौन से, तो क्रोनोलॉजी जो लगाई गई है, सीक्वेंस जो लगाया गया है, उसमें हड़प्पन जो एकदम मैच्योर हड़प्पन, अर्बन हड़प्पन जिसे हम कहते हैं, पीक मोमेंट ऑफ द हड़प्पन नेशन, हड़प्पन पीपल, वो जो है वो अर्लियर है और उसके बाद वैदिक पीपल का आता है। इसीलिए हिस्ट्री के अंदर भी हमने पहले हड़प्पन के बारे में देख लिया और फिर अब हम वैदिक के बारे में देख रहे हैं। मेनी स्कॉलर्स आर इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट that succeeding late Harappan culture was equivalent to Vedic culture। और रिसर्च के और बहुत जनरली सबका यही मानना है कि लेट हड़प्पन कल्चर के साथ साथ ही एक नेक्स्ट वैदिक कल्चर आ चुका था और वो प्रिवेलेंट था इन द कंट्री करके। Now, the Saraswati to the east, Sindhu to the west, and the 5 rivers of Punjab, that is Satluj, ये अब इनके संस्कृत नाम और आज के नाम ये दिखाया गया है। ओके,
तो सरस्वती, जिसको हम सरस्वती रिवर, जो अब आज की तारीख में हम कहते हैं कि सूख चुकी है, ऐसा। सो घाघर हकरा क्या है? घाघर हकरा सरस्वती रिवर स्प्लिट है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। करंटली हमारे बीच में ये डिवीजन है, राइट? इंडिया अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है। सो घाघर हकरा नाम इसलिए क्योंकि उसी को घाघर कहा जाता है, एंड पाकिस्तान में उसे हकरा कहा जाता है। सो घाघर हकरा उसका नाम है। सो ब्रैकेट्स में आज के जो करंट नेम है उस हिसाब से वो है, एंड जो बाहर नेम है वो जो हमें स्क्रिप्ट के हिसाब से नाम मिले थे, वैदिक स्क्रिप्ट के हिसाब से जो नाम मिले थे। तो सप्त सिंधु, ये एक्चुअली रिवर्स अभी जो हम पढ़ेंगे वो सप्त सिंधु है। सप्त यानी सेवन रिवर्स का ये जो है, वहां पे ही पूरा ये सब चले आ रहा था, वहीं पे ये सब स्प्रेड था, रिवर्स के आसपास पूरा सिविलाइजेशन, और उसी से आगे बढ़ा। तो लेट्स रीड। सरस्वती घाघर हकरा टू द ईस्ट, ये ईस्ट में पड़ता है। सिंधु टू द वेस्ट, ये वेस्ट में पड़ता है। एंड 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब में अलग अलग बहने वाली 5 नदियां, दैट इज द शत्रु, जो सतलुज के नाम से हम आज की तारीख में कहते हैं। विपाशा यानी ब्यास नदी जो है, जो ब्यास जगह भी एक है। आशिकनी, जो चिनब रिवर का नाम है। एंड पारुशनी, रवि रिवर का नाम है। एंड द वितस्था यानी झीलम, जो पूरा हमारा कश्मीर से आते हुए ये पूरा जो स्प्रेड है पूरा एरिया, उसकी यहां पे बात हो रही है। टुगेदर कंप्राइज द रीजन नोन एज सप्त सिंधु, इसे सप्त सिंधु कहा जाता है इस रीजन को, पूरे 7 रिवर्स। बिसाइड दिस रिवर्स मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर, इसके अलावा कौन सी और रिवर्स थी? तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। खुबा, जो आज की तारीख में काबुल रिवर हो गई। गोमती, जो गोमल हो गई। एंड सुवस्तु, जो स्वत हो गई है। वैदिक पीपल कॉल द रीजन एनरिच्ड बाय दिस रिवर्स एज द गॉड्स कंट्री, देव निर्मित देश। तो वे इतनी इतनी महान नदियां हैं हमारे यहाँ पे, इतनी प्यारी नदियां हैं, और इसके वजह से इतने, जहां नदी है वहां पे फर्टिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन। सो ये आपको लिंक पूरा समझना है कि क्यों उसे गॉड्स कंट्री का नाम मिला गया है। तो इसको इन्होंने नाम दिया था देव निर्मित देश, यानी भगवान की खुद की ये धरती, खुद की ये जगह है, ये कंट्री तो भगवानों की कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोग्रेस का चांस है बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड एवरीथिंग। हाउएवर देयर इज नो मेंशन ऑफ द रीजन ऑफ देयर ओरिजिन इफ दे हैड अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन कहीं पर भी हमें वैदिक लिटरेचर में ये मेंशन नहीं मिलता है कि क्या ये खुद बाहर कहीं से आए थे या यहीं के थे या क्या थे। ओके, सो ये रिवर्स के नाम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड जितने भी नाम हैं, एंड वे 7 रिवर्स के अलावा जो नाम है वो भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, some scholars believe in that Vedic islands had stayed in the region of Sub Sindhu from the beginning। अब देखिए अगेन एक व्यू हमें बता रहे हैं, जो वेरियस व्यूज है उसमें से एक व्यू ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सब सिंधु में पहले से ही रह रहे थे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के यहाँ पे था, वैसे ये लोग हैं सब सिंधु रीजन में पहले से ही रह रहे थे, और यही आगे जाके आर्यंस अपने आप को कहने लगते, ऐसा किसी किसी का मानना है। नाउ मेनी स्कॉलर्स आर सर्चिंग फॉर द आंसर्स टू द क्वेश्चन वेदर द हड़प्पन्स एंड द वैदिक्स वेर वन एंड द सेम। Apparently no final answer has been found yet। अभी तक हमारे पास कोई इसका सही तरह से, अगर हम बोल सके तो, प्रूफ नहीं है। The answer may be found if researchers could decipher the Harappan script। Now as you already know, Harappan script जो हमें मिली थी, हमने 10th में भी देख लिया था ये चीज तो, और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी देखी थी, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी देखा था। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो हमें मिली थी उसको हमने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है, यानी कि उसके मीनिंग हमें अभी तक नहीं पता है। अगर वो हम पढ़ना सीख जाए तो शायद ये लिंक हम कर पाएंगे कि उसकी क्या मीनिंग है वर्ड्स के, और हमारे टेक्स्ट में, लिटरेचर में क्या मीनिंग है, तो शायद हम कुछ लिंक कर सके। नेक्स्ट, वैदिक लिटरेचर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक टाइम्स। सो अब और डिटेल में हम देखने वाले हैं कि इस लिटरेचर में क्या क्या चीजें हमें मिली थी और उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन थी। The Vedic literature is supposed to be the earliest literature of India। अगर इंडिया का सबसे पहला लिटरेचर की बात करें, लिखत कोई चीज की बात करें, तो वैदिक लिटरेचर है। इट्स लैंग्वेज इज संस्कृत। तो ये तो हमने पहले ही मैंने बता दिया आपको पता ही है ऑलरेडी, अंडरलाइन कर दीजिएगा। द 4 वेदास नेमली ऋग्वेद, याजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद फॉर्म द कोर ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो इसके अंदर टोटल 4 पार्टीशन है मेन। ओके, 4 वेद अलग अलग लिखे गए हैं, ऋग्वेद, याजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद।
form the core of Vedic literature. The text of these four Veds are known as Samhitas. अब इनके टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, इनके अंदर जो लिखा है उसे संहितास कहा जाता है। तो ये वर्ड भी अंडरलाइन कर दीजिए। जितने भी संस्कृत वर्ड्स इस चैप्टर में हैं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप एक लिस्ट बनाइए, सारे संस्कृत वर्ड लिखिए और उसके मीनिंग्स आप लिख रखिए, ताकि आपके पास वो वर्ड्स अच्छी तरह से आपके वोकैबुलरी में शामिल हो जाए और आप उसको आंसर्स लिखते वक्त याद कर सके। विद इन संस्कृत मीन्स टू नो एंड वेद मीन्स नॉलेज। तो विद का मतलब क्या होता है? विद मतलब टू नो कि मुझे जानना, ये पता लगाना, टू नो, आई नो दैट, ऐसा विद। एंड वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो ऋग्वेद, याजुर्वेद, तो हर एक के पीछे वेद लगा हुआ है। सो वेद मीन्स नॉलेज। सो किस चीजों का नॉलेज है वो अभी हम देखेंगे। सो ऋग्वेद कंटेन्स सुक्ताज। सुक्ताज अगेन एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब हिम्स होता है, यानी जो हम एक तरह से आरती, अगर मैं आपको बताना चाहूं, हिम्स हमने ये पहले भी 10th में पढ़ा हुआ है, हिम्स क्या होता है। हिम्स यानी कि जो हम किसी के तारीफ में या किसी के जैसे हम आरती में, आरती इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू ऑफ हिम्स, या पोएटिक वे में हम 2 लाइनर 3 लाइनर्स हम जो बोलते हैं पूरा उसे हिम्स कहे जाते हैं। और जरूरी ना हो कि वो 2-3 लाइन हो, 2-3 लाइन के राइमिंग के हिसाब से पूरा पैराग्राफ्स हो सकते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़ी पोएम्स भी हो सकती है। सो उसे हिम्स कहा जाता है, जिसे संस्कृत वर्ड सुक्तास कहते हैं। ऋग्वेदा कंटेन्स सुक्तास कंपोज टू यूलॉजीज टू डिटीज। सो ये जो जिन भगवानों को मानते थे, वरुण देव, इंद्र देव, अश्विन, गॉड ऑफ थंडर, ये सब जो अलग अलग उनका जो मानना था, गॉड ऑफ ओशंस, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब उन्होंने जो डिटीज बनाई थी, उसकी जो मूर्तियां बनाई थी, उनके तारीफ में ये लिखे गए हिम्स है। The verses in Rigveda are known as Rucha. A number of Ruchas strung together makes a sukta, that is a hymn. Many suktas make one mandala. तो ये पूरा इतना पैराग्राफ आप मार्क कर लीजिए, ये अब क्या कह रहा है। Okay, let me write this down. Okay, so ये कह रहे हैं कि many suktas make one mandala and a number of ruchas strung together makes a sukta. So rucha means सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गया? रुचा। सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गया? रुचा। अगर मैं 2 लाइनें लिखूंगा तो लेट्स से मैंने रुचा लिखी है, बहुत सारे जब रुचा लिख दूंगा, बहुत सारे रुचा बैक टू बैक लिख दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा? सुक्ता, यानी एक हिम बन जाएगा। और ऐसे जब बहुत सारे जब अलग अलग सुक्तास बन जाएंगे, तो उसको साथ में मैं क्या बोलूंगा? मंडल। और यही मंडल जब बहुत सारे हो जाएंगे तो एक बुक अलग से हमारी बनती है, ऋग्वेद। ओके, अराउंड 10 मंडल्स है मेरे ख्याल से उसके अंदर। ओके, फर्स्ट मंडल, सेकंड मंडल, थर्ड, ऐसे करके मंडल। तो मंडल के अंदर होते हैं सुक्तास यानी कि हिम्स, और हिम्स यानी कि आपके जो उन्होंने कंपोज किए हैं अलग अलग यूलॉजीज, तारीफें लिखी है, या जो भी उन्होंने लिखा हुआ है रिगार्डिंग, कुछ उन्होंने मंत्र बना के लिखा हुआ है, या कोई तरीका बताया कि पूजा कैसे करनी है, सैक्रिफाइस कैसे करने हैं, ये सारी बातें जो लिखी है उसे हम हिम्स कहेंगे। और हिम्स का सबसे बेसिक यूनिट, छोटा यूनिट क्या है? द वर्स। जो पहला हम वर्स जिसे हम कहते हैं उसे रुचा कहा जाता है। ओके, तो अगेन द वर्सेस इन ऋग्वेदा आर नोन एज रुचा। A number of ruchas strung together, string का past tense है strung together, makes a sukta, sukta यानी कि hymn, and many suktas make a mandal. ओके, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? रुचा। ओके, याद रखना ये चीज। सो द याजुर, अब ऋग्वेदा हमने कर लिया। याजुर, the Yajur Ved offers explanation of the sacrificial rituals. It explains when and how the mantras should be used. ऋग्वेदिक ऋचा लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग एरर है। When recited is sacrifice ritual is regarded as mantra. The Yajurved is a combined composition of the Rigvedic rucha in verse and explanation of its use as a mantra in prose. तो अब देखो, अब हमें एकदम क्लियर हो गया ये क्या कह रहे हैं। याजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद में जो लिखा गया है वो मंत्र की तरह यूज होता है, जब याजुर्वेद में उसका प्रोसेस लिखा है कि कब करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ में जो ब्राह्मण पंडित जो कह रहे हैं कि
ये अंदर चावल डाल दो, अंदर नेक्स्ट ये हल्दी डाल दो, या जो भी वो कुछ मतलब आपको कुछ बोल रहे, स्वाहा करा रहे आपके पास, सो पानी चढ़ा दो या दूध चढ़ा दो, ऐसा जब करा रहे, तो ये जो मंत्र वो बोलेगा वो ऋग्वेद में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? इन टर्म्स ऑफ सुक्तास, हिम्स की तरह वो लिखा गया है पूरा का पूरा। ओके, नाउ वो रिसाइट किया जाता है। जब ये एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म कैसे करना है ये डिटेल कहां लिखी है? याजुर्वेद में ये डिटेल लिखी है। सो अगेन लेट मी रीड, ध्यान दीजिएगा, इस बात को दिमाग में रखिए। याजुर्वेद में कैसे वो करना है उसका एक्सप्लेनेशन है। वो करते वक्त जो बोला जाता है, जिसको हम मंत्र कहते हैं, वो कहां से आया? ऋग्वेद से आया है। ओके, चलो फिर से रीड करेंगे। याजुर्वेद ऑफर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, यानी सैक्रिफाइस जो अलग अलग बलि चढ़ाते हैं अलग अलग। अब इसमें नॉट जस्ट यज्ञ वाला एक एग्जांपल दिया था, यज्ञ ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग जितने भी सैक्रिफाइस करने के रिचुअल्स है हिंदुइज्म में, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। ओके, इट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है, यजुर्वेदा में हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है किस चीज का? व्हेन एंड हाउ द मंत्र शुड बी यूज। तो जो ऋग्वेद में मंत्र जो लिखा हुआ है वो कब और कैसे इस्तेमाल करना है, वो इंफॉर्मेशन हमें यजुर्वेद में मिलती है। ऋग्वेदिक ऋचा when recited in sacrificial ritual is regarded as मंत्र। तो जब ऋग्वेद का जो लिखा हुआ ऋचा में रीड करूंगा वो मंत्र कहलाएगा। ओके, द याजुर्वेद इज अ कंबाइंड कॉम्पोजिशन, और याजुर्वेद इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन हो गया किस चीज का? ऋग्वेदिक ऋचा और उसके एक्सप्लेनेशन का, यानी ये कब और कैसे यूज करना है वो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, राइट। सो उसके एक्सप्लेनेशन का कॉम्बिनेशन हो चुका है याजुर्वेद। ओके, let's read next. The Samaved. Samaved is a text that gives the rules of reciting mantras in a musical form. The Samaved is regarded as a text that is fundamental in the development of Indian music. So Samaved में सामवेद भी कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से होता है। सामवेद भी आप कह सकते हो, सामवेद स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है लिखने के हिसाब से फिलहाल तो। सामवेद में आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर यही जो मंत्र है उसको म्यूजिकल फॉर्म में, यानी रिदम के साथ, ट्यून के साथ कैसे उसे रिसाइट करना है, मंत्र कैसे पढ़ना है, वो नॉलेज लिखी गई है। और यही चीज हमारे इंडियन म्यूजिक का बेस बन गया था। ओके, सो ये नॉलेज सामवेद में मिलती है। द अथर्ववेद इज अबाउट डे टू डे लाइफ। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट चार्म्स एंड मेडिसिन्स फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नॉर्म्स ऑफ स्टेट्समैनशिप। नाउ अथर्ववेद जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इसके अंदर लिखा है कि अलग अलग डिजीज हो गई है, अलग अलग नुस्खे क्या है, कैसे मंत्र कुछ फूक के आप इंसान को ठीक कर रहे हो, या कोई आपने जैसे हम कहते हैं ना खून आ रहा है तो हल्दी लगा लो, तो ये किसने बोला? Who told you about this? How we came to know कि अगर कुछ कट आया तो पहले कुछ हल्दी लगा दो, या आप जो भी फर्स्ट प्रिकॉशन ले रहे हो। तो ये सारे चार्म्स हो गए, ये सारे मेडिसिन हो गए जिसके बारे में हमें वेद का नॉलेज, हमारे वैदिक कल्चर का नॉलेज है ये सारा, कि आपने हल्दी वाला दूध पी लिया, आपने जो नुस्खे होते हैं हमारे, कि आपको कफ हो रहा है तो आपने शहद के साथ हल्दी मिला के खा लिया। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये सब चीजें डिटेल्ड में मेंशन थी। साथ ही साथ अथर्ववेद में ये भी मेंशन था कि एक राज्य कैसे चलाना है, स्टेटमेंटशिप, यानी कि एक राज्य कैसे चलाना है, एक राजा को कैसे होना चाहिए, कैसे वो सब करना है, ये सारी बातें उस चीज में लिखी गई थी। Later, Brahmana text, Aranyak text, and Upanishads were created. They are also considered as integral part of Vedic literature. Vedic literature was created over a prolonged time. Its completion work took about 1500 years. It is the only source of information about the life of Vedic people. It offers a glimpse of the organization of Vedic society, Vedic family, and the day-to-day life of Vedic people. तो सबसे पहले तो ये ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने कोई जन बैठ के, एक ही जन बैठ के उन्होंने पूरी बुक लिख दी, ऐसा कुछ नहीं था। ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो सारे उन्होंने नोट्स लिखते गए, मंडल्स अलग अलग बनाते गए, अलग अलग हिम्स बनाते गए, वो कलेक्शन बहुत लंबा समय है। तो 1500 इयर्स टोटल पूरा कंपाइलिंग पीरियड है ऋग्वेदा, याजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेद का पूरा ओवरऑल। एंड इसी में जो आगे जो ब्राह्मणा टेक्स्ट, ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं कि पंडित ब्राह्मण है, ऐसा,
सो ब्राह्मणा टेक्स्ट जो है, यानी कि उसमें ये भी मेंशन्ड है कि ब्राह्मण लोग को, पंडित लोग को कैसे मंत्र पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो ये जो इसे ब्राह्मण टेक्स्ट कहा गया, जिसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ब्राह्मण्स को कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, और कैसे मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ने का एक तरीका होता है, कोई भी कैसे भी नहीं करता। पंडित बनने के लिए भी पढ़ाई वो करनी पड़ती है अलग तरीके से उनको, राइट। सो उसकी नॉलेज को ब्राह्मण टेक्स्ट कहा गया है। आर्यणक टेक्स्ट एंड उपनिषद के बारे में मैंने पहले पढ़ा था कि यही सारे जो वैदिक लिटरेचर है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनके लाइफ कल्चर की, ये सारा नॉलेज भी उसी के अंदर आता है। वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर का ही ये पार्ट है, उपनिषद और वो सब, ये उन्होंने कहा है। लेट्स रीड अहेड। वर्ण सिस्टम भी आप जानती होगी। वर्ण यानी क्लास सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे बहुत ही प्रिवेलेंट है आज की तारीख में भी, एंड उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन एंड अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने मिलते होंगे। सो ये तभी से स्टार्ट हो गया था, ये तब से ही स्टार्ट हो चुका था। अगर आप महाभारत भी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको देखने मिलेगा। सो ये मतलब तब से ही प्रिवेलेंट था, रामायण महाभारत से प्रिवेलेंट था। तो ये उसी जमाने का स्टोरीज मिथोलॉजी है, राइट। सो वर्ण सिस्टम क्या है, कैसे क्षत्रिय आपने सुना होगा, वैश्य शूद्र सुना होगा, तो वही हम अब देखेंगे। लेट्स रीड दैट। द वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 क्लासेस। तो 4 क्लास होती है। पहले ब्राह्मण, सबसे ऊपर ब्राह्मण माने जाते हैं, फिर जो वॉरियर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, क्षत्रिय माने जाते हैं, फिर बाकी सारे काम करने वाले, पॉट्स बनाने वाले, एग्रीकल्चर करने वाले, अलग अलग टूल्स बनाने वाले, छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट सब कुछ करने वाले वैश्यस लोग माने जाते हैं। और सबसे नीचे जो नीच, हम जिसके नीच वर्ड भी उसके वजह से बना हुआ है, जो सबसे नीचे आता है, जो हमारी सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, गंदे काम मतलब सब उनसे करवाते हैं हम सारे के सारे, मुझे शूद्र वर्ड हमने दिया हुआ है। ओके, तो ये सारी जाति के नाम हमारे हो गए थे, मेन क्लासेस बन चुके थे धीरे धीरे। और आगे जाके फिर उसी का बेटा, उसी का मतलब वो जाति कंटिन्यू हो जाती थी। पहले तो ये काम के अनुसार मिली थी कि अच्छा ठीक है आप वॉरियर हो, ठीक है तो आप क्षत्रिय बन गए। लेकिन उसके बाद से क्या होने लग गया, जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, ये स्ट्रांग हो गया पूरा क्लास सिस्टम कि अब वॉरियर का बेटा ही वॉरियर बनेगा। ओके, तो ये तभी से स्टार्ट हो गया था, वैदिक सोसाइटी ने ये सब स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज वैदिक सिस्टम ने स्टार्ट कर दिया था, बट ठीक है चलो, लेट्स रीड इट। द वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 क्लासेस नोन एज वर्ण, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। द वर्ण सिस्टम इज फर्स्ट मेंशन्ड इन 10th मंडल चैप्टर ऑफ द ऋग्वेद। तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जब मैं रुचास लिखूंगा बहुत सारे तो वो हिम कहलाएंगे, बहुत सारे हिम्स लिख लूंगा तो वो एक चैप्टर बन जाएगा, यानी मंडल बन जाएगा। तो 10th मंडल, ऋग्वेदा के 10वें चैप्टर के अंदर 10th मंडल के अंदर ये पहली बार शब्द मेंशन होता है, वर्ण सिस्टम। वर्ण वर्ड पहली बार उसमें आता है। इन द लेटर Vedic period, the Varna system lost its flexibility. Also, the caste system got rooted firmly by this period. In the beginning of the Varna or the caste was decided by one's occupation. Later, it became to be determined on the basis of birth. Hence, it became impossible to change one's Varna and caste in which he or she was born. तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बात अभी जस्ट बताई कि स्टार्टिंग में तो ये आपका चॉइस हो गया था कि जब ये बन रहा था कास्ट सिस्टम, जब पहली बार बना तभी तो अच्छा ठीक है तो आप क्या करते हो, ओके आप वॉरियर हो, आपका ऑक्यूपेशन वॉरियर है, आप तलवार चलाना जानते हो तो ठीक है चलो आप क्षत्रिय में जाओगे। ओके, आप पॉटरी जानते हो, ओके तो आप वैश्य में जाओगे। ओके, आप साफ सफाई करते हो, वेरी गुड, तो आप इसमें शूद्र में चले जाओगे। सो ओके, आप पंडित हो, आपको संस्कृत आती है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप चलो ब्राह्मण में आप चले जाओगे। तो पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमें वर्ण मिलता था, क्लास मिलता था, लेकिन बाद में वो इतना रिजिड हो गया कि अब उसका बेटा ही वो बनेगा। उसका बेटा, अब उसके पास चॉइस नहीं है कि मैं, मेरे अंदर ब्राह्मण का बेटा है तो उसके पास ऐसा चॉइस नहीं है कि मैं वॉरियर बनना चाहता हूं, उसको ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा। तो ये एक फिक्स हो गया था। ओके, नेक्स्ट आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम हमारे यहाँ पे चालू हो गया था। आश्रम गुरु, एक गुरु होते थे, आश्रम बना के रहते थे, वहां पे दूसरे आसपास के सारे राजाओं के बेटा से लेके सब लोग वहां पे पढ़ने आते थे, अपनी नॉलेज लेने आते थे। तो ये एक सिस्टम चालू हो गया था, आश्रम सिस्टम चालू हो गया था। आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक कल्चर लेज डाउन द नॉर्म्स ऑफ लिविंग एन आइडल लाइफ।
तो ये यहाँ पे हम आश्रम सिस्टम किसको कह रहे हैं कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में। बाय डिवाइडिंग द स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू 4 सक्सेसिव स्टेजेस, नेमली ब्रह्मचारी आश्रम, यानी ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए उसको 25 साल तक ऐसा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, यानी कि उसके बाद उसे गृह यानी घर बसा लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। वनाप्रस्थ आश्रम, यानी कि उसको अपने सारे ड्यूटीज फुलफिल कर लेने चाहिए पूरी तरह से, सब कुछ, और अपना नॉलेज आगे लोगों को पहुंचा लेना चाहिए, यानी अपने यंगर अपने बच्चों को, अपने यंगर जनरेशन को। एंड फिर आता है संन्यास आश्रम, यानी फिर उसके बाद उसको सब कुछ त्याग देना चाहिए और मतलब दुनिया का त्याग करना चाहिए, अपना घर छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए। ये स्टेजेस ह्यूमन लाइफ के हमें देखने मिलते हैं, जिसे आश्रम सिस्टम कहा जाता है। इन द फर्स्ट स्टेज वन वाज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एन ऑस्टेयर लाइफ एंड अर्न नॉलेज एंड नेसेसरी ऑक्यूपेशनल स्किल्स। तो ऑस्टेयर लाइफ का मतलब वही होता है कि आपको रिलेशन नहीं रखना है बेसिकली, इन शॉर्ट, ठीक है, ब्रह्मचारी रहना, नो रिलेशन विद अदर ऑपोजिट जेंडर। तब आपको सिर्फ नॉलेज गेन करना है, ऑक्यूपेशन आपका स्किल डेवलप करना है। सेकंड स्टेज वन वाज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल वंस प्रिस्क्रिप्ट ड्यूटीज विद वंस वाइफ बाय हिज साइड। अपनी वाइफ के साथ उसकी जो ड्यूटी है, घर कैसे चलाना, गृहस्थी कैसे चलानी, वो करना है। इन द थर्ड स्टेज one was expected to retire from the active life of the householder and if need be give advice to the younger people. It was also desirable that one should stay away from human settlement. तो अब थर्ड स्टेज मैंने आपको ऑलरेडी बोला, धीरे धीरे अपना एक्टिव लाइफ छोड़ देना है, कामकाज छोड़ देना है। अब उसको एज अ घर का वाइज पर्सन की तरह रहना है, जो लोगों को गाइड करे, एडवाइस करे, ओके। एंड बाद में हो सके तो घर भी पूरा ह्यूमन सेटलमेंट से दूर हो जाए। Fourth and the last stage was expected to renounce all the family bonds except a wandering life and to go away. और लास्ट वाला है जिसमें वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ के चला जाता है। A सन्यासी was not permitted to settle at one place for a longer period. और वो जो बन जाता है, सन्यास जब ले लेते, तो सन्यासी जब बन जाते तो उनको एक जगह पे रहना अलाउड नहीं है कि एक ही जगह बस गए कि भैया यहीं पे रह लिए, ऐसा अलाउड नहीं, उनको घूमते रहना है। सो इसीलिए पहले के वो घूमते ही रहते थे। आज भी हम देखते हैं जो जैनिज्म में वो जो सन्यासी वर्ड तो यूज नहीं करते शायद से, वो लोग कोई और वर्ड यूज करते हैं जैनिज्म वाले, तो वो जो ले लेते हैं वो घूमते रहते, दे आर गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, सेटल नहीं होते कहीं पे। नेक्स्ट है हमारा अर्ली वैदिक कल्चर एज अनफोल्डेड थ्रू वैदिक लिटरेचर। और अब वैदिक लिटरेचर में जो मेंशन्ड है उसके हिसाब से हमें क्या पता पड़ता है वैदिक कल्चर का, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। द ऋग्वेदिक कल्चर इज द कल्चर ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है वही अर्ली वैदिक पीरियड है। द ट्राइब्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड स्टेइंग इन द सब सिंधु रीजन हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में मेंशन्ड है कि सब सिंधु रीजन पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे। अमंग देम अकर द नेम्स लाइक पुरु। तो ये सारे ट्राइब्स के नाम है, अंडरलाइन कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। पुरु, अनु, यदु, द्रुयु, तुर्वश, ये सारे अलग अलग संस्कृत वर्ड्स हैं और ये ट्राइब्स के नाम हैं जो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। They were the tribes who subsisted on agriculture. ये सारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। The Rigved mentions a battle known as दशराण्य युद्ध। तो ऋग्वेद में एक बैटल मेंशन है, 10 ट्राइब्स का युद्ध, 10 अलग अलग राजाओं का युद्ध इसके अंदर मेंशन्ड है। That was fought among the 10 tribal chiefs. In the early Vedic period, along with the Rig-Vedic tribes, other local tribes also stayed in the Sub-Sindhu region. अब ये तो हम वैदिक पीरियड में, ऋग्वेद में वैदिक लोगों का हम ये वैदिक ट्राइब्स ऊपर हमने पढ़ लिए, पुरु, अनु, यादु करके, लेकिन इन्हीं के साथ साथ दूसरे ट्राइब्स भी वहां पे रहते थे जो उनके दुश्मन कहलाते हैं, ओके, वैदिक लोगों के। सो who did not belong to the Rig-Vedic people, they were called das. तो ये सारे वर्ड्स उनके लिए यूज हुए हैं। दास, दास्यु हमने ऊपर ही देख लिया था, दास्यु मीन्स एनिमी। पानी, पानी भी एक तरह का इनका एनिमीज थे, ट्राइब भी एक तरह का थी जो एनिमीज थे, ये इनके कैटल्स चुरा लेते थे। पानीज वेर लुक्ड अपॉन एज एनिमीज बाय द वैदिक पीपल। पानीज यूज्ड टू स्टील द कैटल ऑफ द वैदिक पीपल। तो कैटल क्यों? क्योंकि उस जमाने में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यही दो जॉब है, तो कैटल चुरा लेना उनके लिए बहुत कीमती चीज होती है कैटल, है ना। अगर आपके पास 100 गाय है और मैं 50 चुरा लेता हूं तो सीधी सी बात है आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, राइट। सो और मैं अमीर हो जाऊंगा अचानक से, राइट। सो कैटल चुराना ये सारा चीज वहां पे उस समय में होता
था। The tribal settlements and the Vedic people residing there have been mentioned as Krishya in the Rig Veda. Krish means plowing, hence the people who plowed are also, their settlements were mentioned as Krishya. कृष्य ही वर्ड होता है ये एक्चुअली। ओके, तो कृषि मतलब फार्मर होता है, फार्मिंग करना, फार्मर। तो कृष वर्ड का मतलब प्लॉइंग से होता है, यानी अपना लैंड को प्लॉ करना। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थे वैदिक पीपल के, वहां पे जो रहते थे आसपास सब लोग, उनको कृष्य वर्ड से भी मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। और कृष मींस प्लॉइंग भी होता है, तो एग्रीकल्चर करने वाले लोग एक तरह से, इस हिसाब से वो नाम यहाँ पे आया हुआ है। तो लोग जो प्लॉइंग यानी एग्रीकल्चर करते हैं, प्लॉइंग वगैरह करते हैं। ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लियरली एम्फसाइज्ड इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। तो अगेन 10th चैप्टर जो है, 10th मंडल जो है ऋग्वेद में, उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बताया हुआ है। इट स्टेट्स that for the farmer his plowshare is the means of obtaining food। एक फार्मर के लिए उसका जो फूड पाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसकी खेती, प्लॉशेयर। द डिटीज यानी कि जो उस समय में उन जिन पावर्स को वो मानते थे, उनके लिए जो गॉड थे वो क्या थे, अश्विन एंड इंद्र वे सपोज टू बी द गॉड्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो अंडरलाइन कर लीजिएगा, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर में अश्विन और इंद्र को हम पूछते थे। इट इज मेंशन्ड दैट अश्विन होल्ड द प्लॉ एंड मेक अवेलेबल फूड इन लार्ज क्वांटिटीज। और अश्विन जो गॉड है, उनके हाथ में प्लॉ, उनका उन्होंने जो एक कैरेक्टर जो बना के रखा था कि अश्विन कैसा होगा, कैसा दिखता है, तो उनके हाथ में प्लॉ है एक जो, और वो हमें ब्लेस करता है बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड से। उर्वारा मींस कल्टीवेबल लैंड प्रिपेयर्ड बाय प्लॉइंग। तो उर्वारा का मतलब अगेन संस्कृत वर्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मींस कल्टीवेबल लैंड, यानी कि जिस लैंड पे खेती की जा सके उसे उर्वारा कहते हैं। इंद्र इज मेंशन्ड एज द लॉर्ड ऑफ उर्वारा। तो जो उर्वारा पति भी उसे कहा गया। तो इंद्र जो गॉड है वो उर्वारा पति है, यानी कि ये हमें कल्टीवेबल लैंड देंगे। Barley was the main crop grown by the Vedic people. The 10th mandal of the Rig Veda mentions well water used for irrigation. So ये भी मेंशन किया गया कि ये लोग वेल का वाटर यूज करते थे इरिगेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें, अ स्टोन व्हील टाइड विथ earthen jars was used to draw water from the well। सो ये आपने देखा होगा, राहत घर इसे, राहत गड़े इसे कहते हैं मराठी में। और ये जैसे आप ये इमेज जो दे सकते हो, ये घूमता है और पानी वो नीचे से वेल से निकाल के लाता है। तो बहुत सारे अलग अलग earthen jars लगे रहते हैं और ये व्हील घूमता है। ओके, सो इट इज इंस्ट्रक्टेड टू सिक्योर द बेल्ट्स फर्मली अराउंड द जार्स। तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि ये जो आपने पॉट लगाया है उसके ऊपर जो बेल्ट बांधा है, बहुत ही टाइटली, फर्मली उसे बांधना है जार्स के आसपास से पूरा, ताकि वो गिरे ना। The Rigved describes the palace of Lord Varun having 1,000 doors. This description is an allegory indicative of the imagination of the poet. There is no evidence available so far to support this kind of Vedic architecture. So, वरुण, लॉर्ड वरुण जो थे, लॉर्ड वरुण जिनको हम कहते हैं, वो उनका जो पैलेस है वो हजारों दरवाजों वाला था, ऐसा एक जगह पे मेंशन्ड है। लेकिन ये बहुत ही क्लियर है कि ये जो लिख रहे थे उस समय, जो जिन्होंने भी ये लिखा था, ये उनकी इमेजिनेशन है, ये बताने का तरीका है कि लॉर्ड वरुण का पैलेस कैसा है, कैसा होगा करके। ओके, रियलिटी में हमें कोई ऐसा नहीं जगह मिली है जहां पे 1,000 डोर्स वाला कोई पैलेस हो। Along with agriculture, the early Vedic people also practiced animal husbandry। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ये दो चीज ही तब मेन ऑक्यूपेशन थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस की थी। कैटल, बफेलो, हॉर्सेस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द पेस्टोरियल वेल्थ। तो ये पेस्टोरियल वेल्थ कही जाती है। ओके, ये उनके पास कैटल्स होना, हॉर्स होना, ये सब उनकी वेल्थ कही जाती है। द गॉड हु प्रोटेक्टेड देयर एनिमल्स वाज नोन एज पुशन। तो जो हमारे कैटल्स को, हमारे बफेलोज, हमारे हॉर्सेस, हमारे जितने भी अलग अलग मेरे पास जो एनिमल्स हैं, उनकी रक्षा करेगा कौन, तो उस गॉड का नाम है पुशन। अंडरलाइन करिएगा इसको भी। द चैरियट मेकर्स इन दिस पीरियड वेर नोन एज रथकार। तो जो चैरियट बनाते, तो जो घोड़े के पीछे जो लगता है उसे चैरियट कहते हैं। तो वो रथ बनाने वाले को रथकार कहते हैं। एंड द कार्पेंटर्स वेर नोन एज
तक्षण, और कारपेंटर्स को तक्षण कहा जाता था। रथकार एंड तक्षण वेर आर्टिसंस ऑफ इंपॉर्टेंस। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे उस जमाने में, क्योंकि रथ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहां से वहां जाने के लिए, यही उनके पास ट्रैवल का साधन था। और कारपेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट मानी जाती थी, तो इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस था, रथकार का और तक्षण का बहुत इंपॉर्टेंस था। रथकार वॉज सपोज टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कारपेंट्री टू। अब रथकार को कारपेंट्री की नॉलेज होनी ही चाहिए, कॉमन सेंस है, यानी कि तक्षण सिर्फ कारपेंट्री काम करता है, रथकार को कारपेंट्री भी आनी चाहिए और उसमें से रथ यानी एक्चुअल चैरियट बनाने भी आना चाहिए। द कार्पेंटर्स यूज्ड टू मेक वुडन यूटेंसिल्स। अब ये लोग क्या बनाते, कार्पेंटर्स लोग क्या बनाते थे? कार्पेंटर्स यूज्ड टू मेक वुडन यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक यूटिलिटी। तो सैक्रिफाइस का जो रिचुअल है, अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी अलग अलग हम चीजें कर रहे हैं, उसमें रिक्वायर्ड सारी चीजें बनाते थे ये लोग। एंड डोमेस्टिक यूज के लिए जो जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, अलग अलग यूटेंसिल्स चाहिए, ये बनाते थे। The Rigved mentions boats with 100 oars known as अरिथ्रम। तो एक मेंशन है जहां पे 100 ओर्स यानी 100 चप्पुओं वाला एक बोट है, बोट्स बनाए गए हैं जिसे अरिथ्रम कहा गया है। दिस डिस्क्रिप्शन अफोर्ड अ ग्लिम्स ऑफ स्किल्स ऑफ कारपेंट्री ऑफ दोस टाइम्स। इससे हमें यह पता पड़ता है कि उस जमाने के कारपेंटर्स कितने स्किल्ड थे, ऐसा। ऋग्वेद डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर द पॉटर। पॉटर का कोई अभी तक स्पेसिफिक टर्म नहीं उसके अंदर हमें मिला था। However, there are separate terms for utensils of specific use. लेकिन अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग थोड़ा सा नाम अलग है। उखा was the term used for cooking pot. तो अगर बर्तन को पॉट्स, तो हम जब पॉट बोलते तो हमको सब सेम लगता है, ये बड़ा पॉट है, छोटा पॉट है, गोल पॉट है, हम ऐसा बोलेंगे उसको, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है इनके लिए। अगर ये खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे तो उसे वो उखा कहते थे। द अदर टर्म्स लाइक पत्रा, कुंभ, कलश। कलश वर्ड आप जानते होंगे, जो हम पूजा वगैरह में रखते कलश, तो वो जो छोटा सा था उसे वो लोग कलश कहते थे। कुंभ एक बड़ा सा होता है, मटका जैसा बड़ा सा, कुंभ उसे कहा जाता है। तो अगर कुकिंग के लिए है तो उखा करके वो पॉट का नाम है, ऐसा। पूजा पाठ के लिए तो कलश नाम है उस पॉट का। ओके, तो ये अलग अलग पॉट्स के ही नाम है, अलग अलग यूजेज के हिसाब से। A potter is mentioned as an artisan in the Yajurved for the first time as Kulal. तो ऋग्वेद में कहीं पे भी पॉटर का नाम मेंशन नहीं है। याजुर्वेद में पहली बार उसका नाम आता है, पॉटर को कुलाल कहा जाता है। व्याया मीन्स द वीवर, यानी कपड़ा ये बनाने वाला, कपड़े, चद्दर, रजाई, ये सब वीव करने वाला, बेसिकली वीवर। सो वैया करके उसका नाम है। उसका फेमिनाइन वर्ड, यानी कि हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग वर्ड कहते हैं, वैसे फेमिनाइन एज इट अकर्स इन द ऋग्वेद इज वयाया। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, प्लीज इसका स्पेलिंग याद रखिएगा। वैया एंड वैया, डबल ए आया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस देयर आर टर्म्स एसोसिएटेड विद द टेक्सटाइल। तो अगेन टेक्सटाइल, यानी ऊपर हमने वीवर देख लिया तो तब से ही हमने कपड़ा समझ लिया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड और सारे वर्ड्स क्या क्या है? टैंटम वर्ड है, यानी कि वॉप यानी कि आप जब कपड़े को इंटरलॉक करते हैं, एक धागा ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, दैट इज वॉपिंग, टाई करना। ऑटम, वेफ्ट करना, तो यही वो टेक्निक है, कपड़े बनाने की टेक्निक है। शटल, तो शटल एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, जो कपड़े बनाने का जो पूरा एक मशीन होती है, उसके अंदर का एक पार्ट होता है शटल, जिसे तसर कहा गया है। तो ये सारे अलग अलग वर्ड है जो हमें मिले हैं, आर अ फ्यू ऑफ देम। ऋग्वेद ऑल्सो मेंशंस वुलन क्लॉथ। तो वुलन क्लॉथ का भी मेंशन्ड है। उरना इज द वर्ड फॉर वूल। वूल के लिए वर्ड क्या है? ऊन। तो हम शायद से इसलिए ऊन वर्ड यूज करते हैं। तो अर्ना या ऊना इज द वर्ड फॉर द वूल। अंडरलाइन दैट ऑल्सो। हाउएवर ऋग्वेद डज नॉट मेंशन कॉटन और सिल्क। कॉटन और सिल्क का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। द आर्टिसंस हु वर्कड ऑन लेदर वाज नोन एज चरमा। तो आज की तारीख में जो लेदर पे काम करते हैं उनको हम चमार कहते हैं। चमार वर्ड उसी से आया है। तो चमार वर्ड थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं लोग, बट ये वर्ड उसी से मेरे ख्याल से डिराइव हुआ है, चमार वर्ड। तो चरम NM लिखा है उन्होंने, स्पेलिंग प्लीज इसकी याद कर लीजिएगा। तो जो लेदर का काम करते थे उन्हें
इन नाम से बुलाया जाता था। वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेदर आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ गोल्ड, जिसे हिरण्य कहा गया है, ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज और आयन, उसे अयास कहा गया है, ये सारा मेंशन्ड है। आयन वॉज नॉट येट कॉमन इन अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में आयन का मेंशन इतना नहीं है, कॉमन नहीं था। आर्टिसंस हु मेड द मेटल ऑब्जेक्ट्स वेर नोन एज कर्मार। तो मेटल की चीजें बनाने वाले को कर्मार कहा जाता था, कर्मर। द वर्ण सिस्टम सीम्स टू हैव एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द early Vedic period. The 10th mandal of the Rig Veda, in which this system finds the first mention, is supposed to be the composed at the end of the early Rig Vedic period. तो ऋग वैदिक पीरियड, अर्ली ऋग वैदिक पीरियड के एंड में वर्ण सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। इसीलिए 10वें मंडल में, 10वें चैप्टर में हमें पहली बार वर्ण सिस्टम जो हमने ऊपर पढ़ा वो मेंशन मिलता है, जहां पे इस समय तक 10वें तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10वें तक, ये जो इतना लंबे समय उनका गया होगा जितना भी, उस समय तक वर्ण सिस्टम यानी ये पूरा क्लासिफिकेशन पूरी तरह से हो चुका था। कल्चर में ये पूरा आ चुका था कि ये ब्राह्मण्स है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, इनका ये काम है, ये लोग है, ये लोग चमार लोग है, ये लोग ऐसा, सो कर्मार लोग है, ये सब अच्छी तरह से डिवीजन पूरा हो चुका था। The chariot has been already mentioned. A cart was known as Anas. The river transport was known as Navya. Pushan was the lord of the land routes, while the Varuna and Ashwin were the lords of water routes. So ये अब उन्होंने मेंशन किया हुआ है अलग अलग कि चैरियट का मेंशन तो ऊपर आ गया, तो कार्ट जो एक है, पुलिंग कार्ट, उसे अनस कहा जाता है संस्कृत में। अंडरलाइन कर दीजिएगा ये वर्ड भी। जो पूरा रिवर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, से नाव्या कहा जाता है। मेरे ख्याल से इसी से वर्ड नेवी बना है, आई एम गेसिंग स्पेलिंग देखकर। पुशन जो हमारे एनिमल्स को बचाते हैं, उसी को लैंड रूट्स का भी लॉर्ड माना गया है कि वो लैंड रूट्स भी, हमारे लैंड रूट्स की भी रक्षा करेंगे। एंड वरुण और अश्विन जो लॉर्ड ऑफ वाटर एंड वाटर रूट्स हमारे हैं। तो हमारे वाटर रूट्स यानी कि इन शॉर्ट ये क्या, जब ये अब जब मैं वाटर रूट्स कहता हूं तो व्हाट डू दे मीन बाय दिस? इट मीन जब मैं समुद्र यात्रा के लिए निकलूंगा फॉर यूजिंग द वाटर रूट, तो मैं पूजा करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं सैक्रिफाइस करूंगा, तो मैं किसके नाम पे करूंगा ये सब? तो वरुण एंड अश्विन। तो ये जो अश्विन ट्विन गॉड्स है हमारे इसके माइथोलॉजी के। सो मैं उनकी पूजा करूंगा और उनको मैं सेक्रीफाइस करूंगा और उनको बोलूंगा कि मेरी जर्नी सही रहे, सेफ रहे, मैं अपना काम सही से करके लौटू, ये सब मैं करूंगा। सो ये आपको लॉजिक थोड़ा सा समझना है। ऋग्वेद ऑल्सो मेंशन्स ट्रेड बाय एक्सचेंज, नेगोशिएशन एंड ट्रेडर्स ट्रैवलिंग फार एंड वाइड टू अर्न प्रॉफिट्स। ऋग्वेद में ये भी मेंशन है कि लोग दूर दूर तक जाते थे, ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। At times, though rarely, an ornament called निष्का was used like money. तो एक ऑर्नामेंट है जिसका नाम बार बार निष्का करके आता है, वो मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड, अब हमने देख लिया पूरा वैदिक, अब वैदिक पीरियड लेटर क्या हो गया? लेटर वैदिक पीरियड इज डेटेड टू अराउंड 1000 to 600 बिफोर कॉमन एरा। तो हम लोग 600 तक आ चुके हैं, 1000 से 600 तक आ चुके थे, 1500 में थे अपन, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज गैदर्ड फ्रॉम द ट्रीटीज रिटन इन दैट पीरियड। द मटेरियल कल्चर एज रिफ्लेक्टेड इन द एपिक्स रामायण एंड महाभारत was studied with the help of archaeological evidence. A picture of the migration in the later Vedic period can be gathered from the sub-Sindhu region towards the east and its geographical markers from the literature of that period. This period saw the spread of later Vedic culture from the foothills of Himalaya in the north to the Vindhya mountains in the south. There is a story of Vidhega Mathava, that is Vidya Madhav, in this context that occurs in the Shatapat Brahman. It appears in this story that the later Vedic people were settling and bringing the land under cultivation from the west to the east. So, लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 बिफोर कॉमन इरा जो है हमारा, उसमें उनके उस टाइम पे जो ट्रीटीज जो लिखी गई थी, ट्रीटीज यानी कि आपस में हमने कोई समझौता कर लिया, ये सारी चीजें राजाओं के बीच में आपस में हमने कोई ट्रीटीज लिख दी, तो उसके थ्रू हमें पता पड़ता है। रामायण और महाभारत का भी रिफ्लेक्शन इसमें आ जाता है और माना जाता है ये उसी जमाने का सब है। ओके, ये एक पिक्चर हमें मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे माइग्रेशन स्टार्ट हो चुके थे फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय से
सब लोग साउथ की तरफ विंध्या माउंटेन्स की तरफ आते जा रहे थे। एक कहानी है विदेहा माधवा, एक राजा मेंशन्ड है, उनकी कहानी है जिसके थ्रू हमें पता पड़ता है कि ये लोग अब लैंड को, बहुत सारा लैंड कल्टीवेशन में ला रहे थे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे थे। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में अब वो लोग हाई लेवल पे एग्रीकल्चर कर रहे थे। ओके, let's read ahead. The later Vedic period saw a gradual formation of confederacies of the Vedic villages. They are known as Janapad. तो अब लेटर वैदिक पीरियड में और क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये लोग यूनियन बना के रह रहे हैं, यानी बहुत सारे ट्राइब्स अब एक पूरा बना के एक स्मॉल विलेज, जनपद यानी कि एक विलेज हम बोल सकते हैं। तो वैदिक विलेज हम बोल रहे हैं, इसको पहले यूज कर रहे हैं, जिसका वर्ड जनपद है। तो बहुत सारे लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं अब, जिसे विलेज का टर्म दिया जा रहा है। जनरली द सीनियर्स एंड द एलाइट्स इन द जनपद कलेक्टिवली टुक सोशल डिसीजंस। तो उसमें जो सबसे एल्डर है, सीनियर है, और एलाइट, एलाइट यानी पावरफुल पर्संस है, वो लोग डिसीजंस लेते थे। जैसे हमारे यहाँ पे विलेज में हम कहते हैं ना, सरपंच है, सरपंच के 5 लोग हैं, वगैरह वगैरह। सो वैसा ही ये अब एक विलेज जैसे फॉर्मेशन में रहना चालू हो चुका है इनका, जिसे जनपद कहा जा रहा है, और उनमें जो सीनियर्स और एलाइट्स है वो लोग सारे डिसीजन लेते हैं। दे फंक्शन लाइक ओलिगार्किक स्टेट्स। ओलिगार्किक स्टेट का मतलब ही ये होता है जहां पे कुछ 5-6 लोगों के बीच में पावर होता है और बाकी सारे लोग उनकी सुनते हैं। द पावरफुल जनपद्स अमॉन्ग देम ग्रेजुअली एक्सपांडेड इनटू महाजनपद्स। तो जो पावरफुल थे, अब बहुत सारे जनपद है, बहुत सारे विलेजेस है, तो इसमें जो पावरफुल है वो लोग आगे जाके महाजनपद, सबसे महान, और महान इन द सेंस बड़े और पावरफुल उतने एरिया में हो गए वैसा। तो जैसे मुंबई सिटी है, मुंबई के आसपास बहुत छोटे 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 और टाउन इंक्लूड हो जाते, तो मेन मुंबई सिटी हो गया वैसा। सो जनपद के अंदर जो पावरफुल थे वो महाजनपद कहने लग गए। In the next lesson, we will study the history of 4 centuries from 1000 to 600 before Common Era. So ये आगे का हम लोग जो चार सेंचुरीज का हम लोग आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जब जनपद एंड महाजनपद फॉर्म हो चुके थे। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। क्विकली हम एक आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है वो हम एक टेबल देख लेंगे, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। स्टार्टिंग में एक ब्लू बॉक्स था जिसमें उन्होंने बताया, द नोशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप विद अ कॉमन मदर लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन टॉयड विद बाय सम यूरोपियन स्कॉलर्स सिंस 12th सेंचुरी। तो 12वीं सदी से ही ये यूरोपियन स्कॉलर्स के अंदर एक ये आइडिया थी कि देयर हैज टू बी सम मदर लैंग्वेज, कोई एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए थी जिससे सारी लैंग्वेज आई है। हाउएवर द अवेयरनेस ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन संस्कृत एंड लैटिन अटेन द स्टेटस ऑफ एकेडमिक डिस्कशन मच लेटर इन 18th सेंचुरी। और लैटिन और संस्कृत का रिलेशन बहुत लेट 18वीं सदी के मतलब में लगाया गया। We can trace the beginnings of this kind of interest in 16th century. In the year 1583, Italian merchant Filippo Sassesti came to Kochi। ये कोची में आए थे और केरला में आए थे और उधर ही बस गए, और उन्होंने यहाँ से बहुत सारे लेटर्स लिखे थे उनको, wrote a letter to family members, एंड उन्होंने पहली बार मेंशन किया था कि कितना, सिंस वो वहां से थे, इटली से थे, तो उनको यूरोप का लैंग्वेज ऑलरेडी पता था। यहाँ पे उन्होंने संस्कृत स्टडी की और उन्होंने संस्कृत और लैटिन के बीच में ऑब्जर्वेशंस देखे और उन्होंने ये बातें मेंशन की। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेंशन जिन्होंने संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज के बीच में लिंक ढूंढा था, जिससे हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक पूरा रिसर्च के लिए एक फील्ड हमारे पास आ गई कि ओके देयर इज अ लिंक बिटवीन द लैंग्वेजेस। ओके, एंड अनदर बॉक्स इज गिवन टू यू, जिसके अंदर अगेन दे हैव गिवन अ स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस एंड हरप्पन्स। There is a school of thought, एक ऐसा लोगों का मानना है, according to which the late Harappans, that is the Vedic people, migrated because of adverse climatic conditions and natural calamities. They migrated to Ganga Yamuna Doab in east and also went towards the west in Iran, Iraq, Egypt. The evidence of the inscription found at Bogozukai in Iraq is used to confirm it. These inscriptions contain the text of treaty between two tribes called Hittite and Mitanni. It begins by invoking deities like Indra, Varun, Nasatya. This and similar evidence is offered by some of the European and Indian scholars to prove that Vedic people arrived in India from the west. This is one of the examples to illustrate the way the riddles in history are created. So अब इनको एक एविडेंस मिला है, इराक में एक जगह है बोगोसुकाई। एक्चुअली अगर मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च किया था, टर्की में बता रहा था, जो बाजू में ही इराक के। सो वहां पे एक जगह है बोगोसुकाई, वहां पे हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन में लॉर्ड वरुण
इंद्र, ये सब का डिस्क्रिप्शन मिला है, उसका मेंशन मिला है। सो उससे ये प्रूफ होता है कि आर्यंस जो है वो एक कहीं सेंट्रल लोकेशन पे थे, और वो दो अलग अलग पाथ में गए थे, टुवर्ड्स वेस्ट भी गए थे, यूरोप की तरफ भी सेटल हो रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, एंड इंडिया की तरफ भी वो ट्रैवल कर रहे थे। ऐसा ये दो तरफ डायरेक्शन में वो गए थे। So far, scholars have been unable to solve the riddle of Aryans by putting together the archaeological and literary evidence. Nevertheless, it seems to be certain that later Vedic people migrated two different routes. The Vedic literature mentions उत्तर पाथ यानी कि नॉर्थ रूट में गए थे, एंड दक्षिण पथ और साउथ रूट, तो दो तरह से वो लोग ट्रैवल किए थे। Both of these routes passed through regions which were differed drastically. Accordingly, their environment also differed. Considering this, it becomes clear that ancient people managed to traverse थ्रू एक्सट्रीम डिफिकल्ट टेरेंस। तो दोनों रूट बहुत ही अलग अलग तरह से बना है। एक जगह पूरा नॉर्थन साइड का टेरेन अलग है, साउथ साइड का टेरेन अलग है, माउंटेन्स वगैरह सब अलग है, क्लाइमेट अलग है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हम जान सकते हैं कि दोनों ही रूट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, और इसीलिए लोगों में अलग अलग तरह की उन्होंने चीजें झेली है और उन्होंने उसको ओवरकम किया है। द नॉर्दर्न रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू सब सिंधु एंड फ्रॉम देयर टू हिमालयन फुट हिल्स। तो नॉर्दर्न रूट कहां से कहां है? तो सेंट्रल एशिया से सब सिंधु, 7 रिवरों का रीजन हमारा, और वहां से हिमालयन के फुट हिल्स तक, प्रोसीडिंग टू गंगा यमुना डोब, और फिर गंगा यमुना तक का पूरा जो नॉर्थ प्लेन्स में आ जाते हैं हम लोग, रीचिंग द डेल्टा रीजन देयर आफ्टर। द सदर्न रूट फॉर्म्ड अ लिंक बिटवीन गंगा यमुना डोब एंड द सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। अब सदर्न रूट यानी गंगा यमुना डोब से आगे की तरफ राजस्थान, गुजरात से पूरा पूरा नीचे सदर्न रीजन, पूरा नीचे तक केरला, कर्नाटका तक का पूरा, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ सिंध थ्रू कच्छ, कच्छ यानी गुजरात, साउथ राजस्थान, राजस्थान मालवा, एंड फ्रॉम देयर टू द डेक्कन प्लेटू। वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेसन दैट द हरप्पन पीपल रीच्ड महाराष्ट्र वाया दिस रूट। और हमने ऑलरेडी देखा है कि महाराष्ट्र में हरप्पन्स लोग इसी रूट से आए थे। वो लोग, आपको अगर याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, धुले जो नॉर्थ महाराष्ट्र में पड़ रहा था, वहां से उन्होंने आते हुए ये महाराष्ट्र में एंटर किए थे। सो यही रूट उन्होंने फॉलो किया था, ऐसा भी हमने पढ़ लिया है। सो दैट इज द होल स्टोरी अबाउट वैदिक कल्चर एंड अबाउट द आर्यंस, जिसके बारे में हम और रिसर्च करना बाकी है, और जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं है पूरी तरह से, लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव, एंड होप यू लव द चैप्टर। Please like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much, guys. Keep learning, keep sharing, guys, and keep smiling. Thank you. Bye.